हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। जो कोई भी मेरे चैनल में नए हैं प्लीज़ जाते टाइम मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइए और वीडियोस पसंद आते हैं तो वीडियो पर लाइक कमेंट करके वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए और जितने भी बैकग्राउंड नॉइस है प्लीज़ उसे इग्नोर कीजिए। गाइस, ग्रीम रीपर द गॉड ऑफ डेथ फॉलिंग इन लव, ये शियानबंग फैन फिक्शन मैं वन शॉट में सुनाना चाहती थी, लेकिन मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इस कारण मैं इसे सुना नहीं पा रही थी। लेकिन मेरा बहुत मन है मैं जल्दी ही इस स्टोरी को आप सबके पास लाऊं, इसीलिए मैंने सोचा है इस स्टोरी को भी मैं शॉर्ट फैन फिक्शन बनाकर आप लोगों को सुना दूंगी। स्टोरी राइटन बाय कृष्णा देवन मलिक और नरेशन मैं खुद कर रही हूँ, आप कीजिए। चलिए, ग्रीम रिपर द गॉड ऑफ डेथ फॉलिंग लव के पहले पार्ट को मैं शुरू करती हूँ। ये सीज़न 1 होने वाली है और सीज़न 2 अगर आप लोग चाहे तो ये स्टोरी सुनने के बाद मुझे कमेंट में बता दीजिएगा, फिर मेरा भाई कृष्णा आप सभी के लिए सीज़न 2 भी लिख कर दे देगा। चलिए शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट। कुर्सी की ठंडी हवाएं जब लैंड मेंशन की खिड़कियों से टकराती थीं तो उनमें एक अजीब खामोशी होती थी, लेकिन आज की खामोशी में एक गहरा दर्द छुपा हुआ था। लैंड बांगजी, जो कभी उस महल का प्रिंस था, आज अपने ही घर में एक साये की तरह जी रहा था। दुनिया के लिए लैंड चिंगहेंजुन एक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, लेकिन बांगजी के लिए वो सिर्फ उसके आदिये मतलब बाबा थे। बांगजी की माँ उसे जन्म देते ही इस दुनिया से चली गई थी और तब से उसके पिता ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्होंने दूसरी शादी का ख्याल तक दिल में नहीं लाया। उनकी पूरी कायनात सिर्फ 2 चीज़ों में बसी थी, उनका फैलाया हुआ बिजनेस और उनका नन्हा सा बेटा लान वांगजी। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। वांगजी की परवरिश में और काम के जुनून में चिंगेंजुन ने अपनी सेहत को बिल्कुल भुला दिया। जब वांगजी 10 साल का हुआ तब एक दिन ऑफिस में गिरने के बाद डॉक्टर ने वो खबर सुनाई जिसने उनकी दुनिया हिला दी। लास्ट स्टेज कैंसर। वक्त मिट्टी की तरह उनके हाथों से फिसल रहा था। उन्हें डर लग रहा था कि उनके बाद उनके मासूम ओमेगा बेटा का क्या होगा। इस डर के मारे उन्होंने अपने भाई लैन शिजन को उनके परिवार में वापस बुला लिया। लैन शिजन अपने बेटे लैन शिजन, जो एक ताकतवर अल्फा था, और अपनी पत्नी लैन ई के साथ लैन मेंशन में वापस आ गया। अपनी आखिरी सांसें गिनते हुए चिंगेंजुन ने एक बड़ा फैसला लिया। उन्होंने अपनी सारी दौलत लैन वांगजी के नाम कर दिया, लेकिन वांगजी के 18 साल होने तक की सारी पावर लैन चिरेन को सौंप दिया। उन्हें लगा उनका भाई उनके बेटे का अच्छे से ख्याल रखेंगे। उन्हें क्या पता था कि वो भेड़िए को बकरे की रखवाली करने के लिए बिठा रहे हैं। चिंगेंजुन के मरते ही लैन मेंशन की रौनक जैसे हमेशा के लिए चली गई। जो चाचा कल तक प्यार से बात करते थे, उनकी आंखों में अब सिर्फ लालच था। लैन ई और लैन शिचन, जो कभी वांगजी के चाची और भाई लगते थे, अब वांगजी के सबसे बड़े दुश्मन बन गए थे। धीरे धीरे वांगजी से उनका हक छीना गया। सबसे पहले उन्होंने उनका स्कूल बंद करवा दिया। लैन ई ने एक दिन वांगजी का बैग छीनते हुए कहा, दुनिया को लगेगा तुम विदेश पढ़ने गए हो या तुम्हारी जगह सिर्फ कोने वाले कमरे में है। एक मासूम ओमेगा जिसने अभी दुनिया देखनी शुरू की थी, उसे सर्वेंट क्वार्टर में भेज दिया गया। जिस हाथ में कलम होना चाहिए था वहाँ अब झाड़ू और बर्तन साफ करने का बोझ था। उसे वो हर काम करना पड़ता था जो नौकर करते थे। उसे ठीक से खाना नहीं दिया जाता था और अगर कोई गलती हो जाती तो लैन की गालियाँ और लैन शिचन का गुस्सा उस पर बरसता। कई बार वांगजी ने रोने की कोशिश की, लेकिन उसकी चीखें उन बड़ी दीवारों के बाहर नहीं जा पाती थी। वो घर एक सुनहरा पिंजरा बन गया था जहाँ एक ओमेगा की आज़ादी और इज्जत हर रोज मछली जाती थी। साल बीतते गए। वांगजी अब 18 साल का होने वाला था। कानून के मुताबिक ये सारी प्रॉपर्टी उसके नाम होने वाली थी, लेकिन लान परिवार के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। एक दिन वांगजी को खाना नहीं दिया गया था। रात को भूख के मारे वांगजी किचन में छुपे आया था और बचा कुचा खाना खा रहा था। तभी उसने ऊपर के कमरे से लैन चिरेन, लैन ई और लैन शिचन की बातें सुनी। उसने दरवाजे के पीछे से जो सुना उससे उसका रूह कांप गया। लैन ई की तीखी आवाज आई, अब बहुत दिन हो गए इस कीड़े को पालते हुए, कल ये 18 साल का हो जाएगा। इससे पहले कि कानून बीच में आए हमें इसका किस्सा ही खत्म करना होगा। लैन शिचन ने ठंडे लहजे में कहा, मैंने सब प्लान कर लिया है। कल हम दुनिया को बताएंगे कि वांगजी अपनी पढ़ाई पूरी करके चाइना वापस आ रहा था और रास्ते में एक भयंकर कार एक्सीडेंट में उसकी मौत हो गई है। किसी को शक भी नहीं होगा। लैन शिचन ने सिर्फ सर हिलाया। प्रॉपर्टी के लालच में रिश्तों का गला घोट दिया था उन्होंने। वांगजी वही जमीन पर बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू भी नहीं निकल रहे थे।
वो इतना अकेला हो चुका था। जिस परिवार को उसने अपना समझा वही उसकी मौत की प्लानिंग कर रहे थे। एक पल के लिए उसने सोचा कि वो भाग जाए, लेकिन कहा उसका कोई नहीं था। उसने सोचा सुसाइड कर ले, लेकिन उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि खुद पर वार कर पाए। अगर वो मुझे मारना चाहते हैं तो मार देने दो मुझे। वांग जी ने अपनी आंखें बंद करके सोचा, उसकी जिंदगी में बचा ही क्या था? ना माँ, ना बाप, ना इज्जत, ना प्यार। रोज रोज की जिल्लत भरी जिंदगी से तो मौत ही बेहतर थी। उसने अपने फटे पुराने कपड़े देखे, एक फीकी मुस्कुराहट उसके चेहरे पर आ गई। उसका वजूद वैसे ही क्लास जैसी थी, अब बस शरीर का मरना बाकी था। वो तैयार था, वो चाहता था कि कोई आए और इस दर्द को हमेशा के लिए खत्म कर दे। जब इंसानी दुनिया सो जाती है तब एक अलग ही दुनिया जगती है। वो दुनिया जो दिखाई नहीं देती पर जिसका खौफ हर सांस में होता है। उस धुंधली दुनिया का सबसे खौफनाक नाम था बी-भूषण। बी-भूषण कोई आम इंसान नहीं था, वो एक ग्रीन रीपर था, एक ऐसा अल्फा जिसके पास मौत का फरमान होता था। उसका काम था उन भटकती आत्माओं को पकड़ना जिसका वक्त खत्म हो चुका था। बी-भूषण में कोई रहम नाम की चीज बिल्कुल नहीं थी, जो अक्सर कहानियों में सुनी जाती थी। उसकी आंखें काली और ठंडी थी, जैसे कोई गहरा खून। वो इमोशनलेस था, उसे किसी के रोने, गिड़गिड़ाने या दर्द से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उल्टा उसे इंसानों की बेबसी देखने में एक अजीब सा सुकून मिलता था। कई बार वो अपनी मैजिकल पावर का इस्तेमाल करके मरते हुए लोगों को और ज्यादा डराता था। वो आत्माओं को उनके गुनाहों की याद दिलाकर तड़पाता था, उन्हें अपनी काली शक्तियों से घेर लेता और तब तक नहीं छोड़ता जब तक उसकी चीखें फिजाओं में गूंजने न लगती। उनके लिए मौत एक सजा थी और वो उस सजा का सबसे बड़ा जल्लाद। उसके पास एक काली फ्रूट थी जिसके एक सुर से वो आत्मा को अपने वश में कर लेता था। एक दिन बी-भूषण के हाथ में एक नया फरमान आया। उसने ठंडे दिमाग से उस पर लिखा नाम पढ़ा। नाम लान वांगजी, जेंडर ओमेगा बॉय, उम्र 18 साल, वक्त आज रात, कारण जहर पीने से मौत। एक और कमजोर ओमेगा। बी-भूषण ने एक फीकी मुस्कुराहट के साथ सोचा। उसने अपनी काली चादर ओढ़ी और हवाओं में गायब हो गया और लैंड मेंशन की तरफ चला गया। लैंड मेंशन के उस अंधेरे कोने वाले कमरे में जहां साइलेंट और दुख की बू आती थी, लान वांगजी जमीन पर गिरा हुआ था। रात को मैडम रैनी खुद उसके पास खाना लेकर आई थी। उसने खाने की प्लेट वांगजी के सामने रखते हुए एक अजीब सी मुस्कुराहट दी थी। वांगजी ने अपनी आंखों से देखा था जब मैडम ई ने उसके खाने में एक काली शीशी से जहर मिलाया था, पर वांगजी ने ना चिल्लाया, ना किसी को मदद के लिए पुकारा, ना ही मना किया। उसने वो प्लेट उठाई और पूरा खाना खा लिया था। उसे मरना था, उसे इस नरक से आजादी चाहिए थी। अब कुछ घंटों बाद वो जहर उसके खून में दौड़ रहा था। वांगजी का शरीर आग की तरह जल रहा था, उसका गला सूख रहा था और हर सांस लेने पर उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई हजारों चाकू उसके सीने में भोंक रहा हो। वो फ्लोर पर तड़प रहा था, उसके गुलाबी होठों से अब गंदा लाल खून निकलकर फर्श पर फैल रहा था। ठीक उस पल कमरे की दीवारों से एक काला साया निकलकर बाहर आया। बी-भूषण वहां खड़ा था। वो इनविजिबल था, इसलिए तड़पता हुआ वांगजी उसे नहीं देख सकता था। बी-भूषण ने बड़े आराम से वांगजी के बेड पर बैठकर अपनी एक टांग दूसरी पर रखी। उसने कोई मदद नहीं की, उसने बस अपने हाथ बांधे और बड़े ध्यान से वांगजी को मौत की दहलीज पर तड़पते हुए देखने लगा। कितना दर्द हो रहा होगा इसे, बी-भूषण ने सोचा, पर उसके दिल में जरा भी दया नहीं आई। वो इंतजार कर रहा था कि कब वांगजी की आखिरी सांस निकले और वो उसकी आत्मा को खींच कर ले जाए। लेकिन तभी कुछ अजीब हुआ। बी-भूषण जो सदियों से सिर्फ मौत और लाशों की बू सूंघता आया था, उसे अचानक एक बहुत ही मीठी और पवित्र खुशबू आने लगी। सैंडलवुड की ठंडी और मदहोश करने वाली स्मेल। ये स्मेल इतनी ताकतवर थी कि बी-भूषण जैसा पत्थर दिल अल्फा भी एक पल के लिए पॉज हो गया। उसने अपनी आंखें सिकोड़ी और वांगजी की तरफ देखा। आज वांगजी 18 साल का हुआ था और किस्मत का खेल देखिए, जिस पल मौत उसके दरवाजे पर खड़ी थी, ठीक उसी पल वांगजी का पहला हिट शुरू हो गया था। एक ओमेगा का पहला हिट सबसे ज्यादा इंटेंस होती है। उसके फेरोमोन्स पे उसका कोई कंट्रोल नहीं था। उसका फेरोमोन्स
प्योर और नशेली था। वांग जी जो जहर के दर्द से गड़ा रहा था, अब उसकी सांसें गर्म होने लगी थी। उसके शरीर से निकलने वाली सैंडलवुड की स्मेल पूरे कमरे में फैल गई थी। विभूषण ग्रीन रीपर था, उसके पास बहुत ताकत थी। विभूषण अकेला रहना पसंद करता था, इसलिए आज तक विभूषण ने अपने पावर से अपने रथ को कभी आने नहीं दिया था। विभूषण किसी के सामने झुकना नहीं चाहता था, यहाँ तक कि किसी ओमेगा के सामने तो बिल्कुल भी नहीं। लेकिन आज विभूषण खुद को बहुत मुश्किल से कंट्रोल कर रहा था। विभूषण का रोज सेंट भी धीरे धीरे उस रूम में फैल रहा था। विभूषण इनविजिबल था, लेकिन एक अल्फा होने के नाते उसकी प्रेजेंट बहुत स्ट्रांग थी। तड़पते हुए वांग जी को अचानक महसूस हुआ कि उसके कमरे में कोई है, कोई ऐसा जिसके पास से एक ठंडी, ताकतवर और मर्दाना अल्फा सेंट जो रोज की थी आ रही थी। वांग जी ने धुंधली आंखों से कमरे की तरफ देखा। उसे कोई दिखाई तो नहीं दे रहा था, पर उसे महसूस हो रहा था कि कोई उसे देख रहा है। कौन है? वांग जी ने टूटती आवाज में कहा। उसके मुंह से खून की एक धार और गिरी। विभूषण हैरान था, आज तक किसी मरने वाले ने उसे महसूस नहीं किया, पर ये ओमेगा जो मौत और हीट के बीच झूल रहा है, वो उसे स्निफ कर सकता है, जो कि आज तक किसी ने नहीं कर पाया था। विभूषण बेड से उठा और धीरे से झुककर वांग जी के चेहरे के पास गया। उसने अपनी उंगलियों से वांग जी के बिखरे हुए बालों को छूना चाहा, पर फिर रुक गया। एक ओमेगा जो मौत को गले लगा रहा है और उसका जिस्म प्यार के लिए तड़प रहा है। विभूषण ने धीरे से फुसफुसाया, कितना सुंदर तमाशा है। तुम्हें तड़पते हुए देखकर मुझे बड़ा मजा आ रहा है, लेकिन तुम्हारा ये स्मेल मुझे और मेरे अंदर के अल्फा को बुरा परेशान कर रहा है। क्यों ना तुम समय से पहले ही मर जाओ? क्या मैं तुम्हारी कुछ मदद करूं? उसके आवाज में एक हत्यारे की ख्वाहिश थी। वांग जी की हालत बिगड़ते जा रही थी। एक तरफ जहर का जानलेवा दर्द और दूसरी तरफ हीट की वो तरफ जो उसे किसी अल्फा की पनाहों में जाने पर मजबूर कर रहा था। वो फर्श पर अपने नाखूनों को गाड़ रहा था। मौत और सुकून के बीच एक जंग लड़ रहा था। लान मेंशन के उस छोटे से अंधेरे कमरे में माहौल अचानक बदल गया था। बाहर आसमान में बिजलियां कड़कने लगी थी, बिना किसी मौसम के। ये कोई कुदरती तूफान नहीं था, ये ग्रीन रीपर विभूषण का गुस्सा था, जो उसके जिस्म के काली एनर्जी बनकर बाहर निकल रहा था। विभूषण जिसने सदियों से हजारों हसीन आत्माओं को मौत के घाट उतारा था, आज पहली बार कमजोर महसूस कर रहा था। रान वांग जी के जिस्म से निकलने वाली वो सैंडलवुड की मीठी खुशबू उसके लिए एक जहर बनकर उसके दिमाग पर छा रहा था। उसने कभी किसी ओमेगा को मुड़कर नहीं देखा था। उसके लिए इमोशंस एक कचरा था, लेकिन वांग जी का फर्स्ट हिट उसके अल्फा को इस कदर टिकट कर रहा था कि विभूषण का सर फटने लगा। उसे गुस्सा आ रहा था अपने आप पर और उस मरते हुए लड़के पर जो फर्श पर तड़प रहा था। कैसे? ये मामूली ओमेगा मुझे कैसे हिला सकता है? विभूषण ने दांत पीसते हुए सोचा। उसकी बेचैनी इतनी बढ़ गई थी कि उसके सुपरनेचुरल पावर आउट ऑफ कंट्रोल होने लगा। कमरे की लाइट तेजी से ऑन ऑफ होने लगी, जैसे कोई कोस्ट मूवी का सीन हो। खिड़कियां अपने आप खुलने और बंद होने लगी और कमरे का टेम्परेचर इतना गिर गया कि दीवारों पर बर्फ जमने लगी। विभूषण उस छोटे से कमरे में एक पिंजरे में बंद शेर की तरह इधर से उधर घूमने लगा। उसका रथ सदियों से सोया हुआ था। उसने हमेशा अपनी शक्तियों से इसे दबा कर रखा था, लेकिन आज वांग जी की वो पवित्र और दर्द भरी स्मेल एक चिंगारी बन गई थी, जिसने विभूषण के अंदर एक ज्वालामुखी पैदा कर दिया था। वो मजबूर था, उसे यहाँ से तब तक नहीं जाना था जब तक वो वांग जी की आत्मा ना ले ले। लेकिन हर बीतती सांस के साथ वांग जी का हिट और गहरा होता जा रहा था। दोनों के बीच एक इनविजिबल कनेक्शन बन रहा था। वांग जी जो मौत के करीब था, उसे महसूस हो रहा था कि हवा में कोई बहुत ही ताकतवर और खतरनाक अल्फा है। उसका ओमेगा जिस्म उस अनजाने अल्फा की तरफ खींच रहा है, भले ही वो उसे देख ना सके। विभूषण ने अब अपने कंट्रोल को खो दिया। आज तक उसने कभी किसी के साथ इंटीमेसी महसूस नहीं की थी, लेकिन आज उसके दिमाग में सिर्फ एक ही धुन सवार थी, उस ओमेगा को अपना बनाना, उस ओमेगा को तबाह करना। उसका गुस्सा और उसकी तरफ दोनों मिलकर एक तूफान बन चुका था। वांग जी फर्श पर लेटा हुआ कांप रहा था।
उसके मुंह से निकलता खून अब फर्श पर सूखने लगा था। तभी अचानक उसे महसूस हुआ कि कोई उसके जिस्म को छू रहा है, पर वो हाथ नहीं था, वो एक ठंडी काली हवा थी। विभूषण ने अपनी मैजिकल पावर का इस्तेमाल किया। उसने वांगजी की तरफ अपना हाथ बढ़ाया और बिना छुए उसे हवा में उठा लिया। वांगजी के मुंह से एक दर्द भरी चीख निकली। उसे लगा कोई साया है, कोई साया उसे जमीन से ऊपर खींच रहा है। उसके दुबला पतला जिस्म हवा में लटक रहा था, बिल्कुल विभूषण के आंखों के सामने। लेकिन वांगजी की वो चीख वो कमरे से बाहर नहीं जा सकी। विभूषण ने पहले ही पूरे कमरे को एक ब्लैक बैरियर से घेर दिया था। बाहर खड़े लान शिचन और लैनी को कानों कान खबर ही नहीं थी कि अंदर मौत का देवता एक मासूम की आत्मा और जिस्म के साथ खेल रहा है। विभूषण हवा में उठा, वांगजी के चेहरे के इतने करीब गया कि उनकी सांसें टकराने लगी। अदृश्य होने के बावजूद वांगजी को उसकी गर्म सांसें उसके चेहरे पर महसूस होने लगी। तुमने मुझे मजबूर किया है लान वांगजी, विभूषण ने एक गहरी डरावनी आवाज में कहा, जो सीधा वांगजी के दिमाग में गूंजी। एक आत्मा को ले जाने आया था, पर लगता है पहले मुझे तुम्हारे इस जिस्म को शांत करना पड़ेगा, उसके बाद ही मैं तुम्हारी आत्मा को ले जा पाऊंगा। वांगजी की आंखें डर से फटी की फटी रह गई। उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, पर उसे महसूस हो रहा था कि उसकी मौत कितनी करीब है कि वो उसे छू सकता है। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, जहर के असर से या उस अनजान अल्फा के डर से, उसे समझ नहीं आ रहा था। विभूषण ने वांगजी के गले पर अपनी उंगलियां फेरी। उसका स्पर्श बर्फ जैसा ठंडा था, लेकिन वांगजी के बर्निंग बॉडी के लिए वो एक राहत जैसा था। एक ही पल में दर्द और ख्वाहिश का एक ऐसा खेल शुरू हुआ जैसा आज से पहले कभी नहीं हुआ था। विभूषण की आंखें अब लाल हो चुकी थीं। उसका रट पूरी तरह हावी हो गया था उस पर। उसने तय कर लिया था इस ओमेगा को तो मरना ही है, लेकिन मौत से पहले इसे दिखाना होगा कि एक रिपर का जुनून क्या होता है। कमरे की हवा अब ठंडी नहीं थी, वो विभूषण के जुनून और वांगजी के हीट की गर्मी से भारी हो चुकी थी। विभूषण जो सदियों से एक इमोशनलेस खामोशी में जी रहा था, आज एक भूखे शेर की तरह हो गया था। वांगजी की आंखों के सामने सिर्फ अंधेरा था। उसके सांसें अब पहले से कहीं ज्यादा तेज हो चुकी थी। विभूषण ने अब खुद पर से सारा कंट्रोल खो दिया था। उसने वांगजी के जिस्म पर अपना हक जताना शुरू कर दिया था। वांगजी को दिख कुछ नहीं रहा था, पर उसे हर वो स्पर्श, हर वो सांस महसूस हो रही थी जो उसके जलते हुए जिस्म को राहत दिला रही थी। एक ओमेगा और एक रिपर का मिलन हो रहा था। ये कुदरत के कानून के खिलाफ था, पर उस रात कानून लिखने वाला खुद वहां मौजूद था और खुद ये सब कांड कर रहा था। विभूषण और वांगजी अभी तक हवा में ही थे। अब विभूषण अपने मैजिक से वांगजी के सारे कपड़े उतार दिए और फिर वांगजी को बेड पर लिटाकर उसके ऊपर आ गया। वांगजी को अपने ऊपर कोई दिखाई नहीं दे रहा था। वांगजी बस महसूस कर पा रहा था। वांगजी पूछ रहा था, कौन हो तुम दिखाई क्यों नहीं दे रहे हो? लेकिन विभूषण अभी कुछ बोलने के मूड में नहीं था। विभूषण को तो कुछ कर गुजरना था अभी। विभूषण ने वांगजी के होठों को अपने होठों से बंद कर दिया। वांगजी ने अपने आंखों को बंद कर लिया। अब उसे और कुछ नहीं पूछना। वैसे भी वांगजी अभी मरने ही वाला है। वांगजी ने अपना पहला किस और खुद को मौत के देवता विभूषण के हवाले कर दिया था। विभूषण किस में खो गया। ये किस विभूषण के लिए एक नशे की जैसा काम कर रहा था। सदियों में पहली बार विभूषण को किसी की आत्मा निकालने से ज्यादा सुकून उस आत्मा के जिस्म को छू कर मिल रहा था। उसने वांगजी को सेटिस्फाई किया और खुद भी उस नए एहसास में डूब गया। लेकिन इस जुनून के बीच एक चमत्कार हो रहा था जिसका एहसास विभूषण को भी नहीं था। जब विभूषण वांगजी के साथ इंटीमेट हो रहा था, तब उन दोनों के शरीर के मिलन से एक अजीब सी एनर्जी पैदा हुई। विभूषण एक इमोर्टल शक्ति था और वांगजी एक मरने वाला इंसान। धीरे धीरे वांगजी के खून में घुला हुआ वो जहर जो उसकी रगों को काट रहा था, विभूषण की ताकतवर ऑरा की तरफ खींचने लगा। विभूषण के डार्क मैजिक ने अनजाने में वांगजी के जिस्म का सारा जहर सोखना शुरू कर दिया। वांगजी का शरीर जो दर्द से नीला पड़ रहा था, अब धीरे धीरे दोबारा गुलाबी और साफ होने लगा। मौत का देवता जो उसे लेने आया था, वही उसका एंटीडोट बन गया था। ये सिलसिला एक रात नहीं बल्कि पूरे 3 दिनों तक चलता रहा। लैन मेंशन के उस बंद कमरे में वक्त जैसे रुक सा गया था। बाहर की दुनिया को लग रहा था कि वांगजी मर चुका है या फिर मर रहा होगा, लेकिन अंदर एक अलग ही दास्तान लिखे जा रहा था। विभूषण का रट
इतना पावरफुल था कि उसने वांग जी को एक बार भी होश में नहीं आने दिया। उसने न सिर्फ वांग जी को अपना बनाया, बल्कि उसके गले पर एक गहरा अल्फा मार्क, जो ग्रीम रिपर के ओमेगा का निशान था, वो भी छोड़ दिया। ये सिर्फ एक निशान नहीं था, ये रिपर का क्लेम था। इसका मतलब था कि अब मौत भी वांग जी को विभूषण की मर्जी के बिना नहीं छू सकती थी। और इतना ही नहीं, विभूषण ने वांग जी को नोट भी किया था, जिसका मतलब था कि अब उनके दरमियान एक ऐसा रिश्ता बन चुका था जो मौत से भी परे था। 3 दिन बाद जब सूरज की पहली किरण कमरे के खिड़की से अंदर आ रही थी, विभूषण का रट शांत हुआ और उसने अपनी आंखें खोली। उसने देखा कि वो बेड पर वांग जी के ऊपर था। वांग जी बेहोश था, उसका चेहरा अब बिल्कुल शांत था और जहर का एक भी कतरा भी उसके जिस्म पर बचा नहीं था। विभूषण ने जब अपने अंदर झांका तो उसे महसूस हुआ कि वो जहर अब उसके अपने जिस्म में है। हालांकि एक रिपर होने की वजह से वो जहर उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकता था। विभूषण की आंखें गुस्से और हैरानी से फैल गईं। विभूषण ने दांत पीसते हुए कहा, मैंने ये क्या किया? विभूषण यहाँ मौत देने आया था, पर उसने तो एक इंसान की जान ही बचा ली। हे गाइस, आशा करती हूँ आपको ये श्यान वंग फैन फिक्शन पसंद आ रही हो। अगर स्टोरी पसंद आ रही हो तो स्टोरी पर एक लाइक ज़रूर करना और मेरे मोटिवेशन के लिए एक कमेंट भी। इससे मैं नेक्स्ट पार्ट जल्दी ला सकूँगी। और मेरे चैनल में नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। मैं ऐसे ही और अच्छी अच्छी स्टोरी लाने की कोशिश करूँगी। चलिए आज चलती हूँ। बाय बाय, बिल लवर्स, टिंग टिंग।